बात करने वाले हैं पशुपालन के बारे में, यानी कि मनुष्य कैसे पशुपालन करना सीख जाता है। तो इसके पहले हमने देखा था इतिहास की स्टडी में है, इसके पहले हमने देखा था कि मनुष्य कपड़े पहनना यानी कि किस प्रकार के कपड़ों के बारे में जानकारी उसे थी। यदि जानकारी थी भी तो किस प्रकार के वे कपड़े पहनते थे और किस प्रकार के कपड़े वे नहीं पहनते थे। मतलब कि कपड़ों के बारे में हमने देखा था। और नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य का जीवन कैसे स्थिर हो जाता है, यानी कि कैसे मनुष्य अपना जीवन स्थायी जीवन जीने लगता है। इसके पहले क्या था कि मनुष्य कहीं न कहीं अपना जीवन जो जी रहा था, खाना बदोशी ज़िंदगी जी रहा था, घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, शिकारी जीवन जी रहा था, इसके बारे में हमने देखा था। तो स्थायी जीवन की बात करते हैं, स्थायी जीवन की बात करते हैं कि मानव का स्थायी जीवन कब प्रारंभ होता है। तो कि मानव का स्थायी जीवन तब प्रारंभ होता है जब मानव एक तरीके से कृषि करना जान जाता है, यानी कि जब उसे कृषि के बारे में जानकारी हो जाती है, जब वह किसान की ज़िंदगी जीने लगता है, तब एक तरीके से मनुष्य का जीवन जो होता है वो स्थायी हो जाता है। आइए बात करते हैं आज के संदर्भ में, आइए हम देखते हैं एक बार कि मनुष्य कैसे पशुपालन करना सीख जाता है। पहले एक समय था कि मनुष्य केवल पशुओं को मारता था और उससे भोजन अपना प्राप्त करता था। लेकिन अब क्या हो गया, यानी कि एक तरीके से धीरे-धीरे क्या हुआ, परिस्थितियाँ बदली, समय बदला और मनुष्य को पशुओं के महत्व के बारे में भी जानकारी हो जाती है। जैसे मनुष्य को आग के बारे में जानकारी हो जाती है, जैसे मनुष्य को एक तरीके से औज़ारों के बारे में जानकारी हो जाती है, एक तरीके से कितना औज़ार कितना महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से देखा जाए उसी तरह से मनुष्य को एक तरीके से पशुपालन के महत्व के बारे में जानकारी हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब मनुष्यों को पशुपालन के भी यानी कि पशु को पालने का भी महत्व उन्हें पता चल गया है। आइए समझते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब के बारे में, आइए देखते हैं कि कैसे मनुष्य को एक तरीके से पशुपालन की जानकारी हो जाती है। जैसा कि बात करते हैं मनुष्य ने एक और महत्वपूर्ण खोज की, उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है। यानी कि अब मनुष्य को ये पता चल गया है कि कैसे जंगली जानवरों को भी पालतू बनाया जा सकता है। वह अपने काम के लिए उसको उपयोग में भी ला सकता है, वह अपने काम के लिए इसे उपयोग में भी ला सकता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जंगली बकरे बकरियों को केवल मारा जा सकता था। पहले क्या होता था, एक तरीके से जंगली बकरे और बकरियों को मनुष्य क्या करता था, मारता था और एक तरीके से उनका मांस खाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, परंतु परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थी और उनसे बकरियां पैदा की जा सकती थी और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। यानी कि मनुष्य को अब ये पता चल गया कि जो बकरियां हैं उसको हम पाल सकते हैं और जिससे हमें दूध प्राप्त हो सकता है और उन्हीं बकरियों से और बकरियां पैदा हो सकती हैं और जिससे हमें मांस भी प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। यानी कि अब क्या हो जाता है कि मनुष्य एक तरीके से शिकार के लिए अब बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि एक तरीके से हम पशुओं से ही और पशु प्राप्त कर सकते हैं और उसी से हम अपना भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य चीज़ें भी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक तरीके से बकरियों से दूध भी वे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुत्ते को पालना। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ। देखिए मनुष्य क्या करता था, एक तरीके से कुत्ते को भी पालने लगा था और उसके लिए सबसे ज़्यादा एक तरीके से फ्रूटफुल कह सकते हैं, यानी कि फ़ायदेमंद जो सिद्ध हुआ वो कुत्ता हुआ, क्योंकि कुत्ता कहीं न कहीं उनकी रक्षा करता था। ठीक है, तो इसलिए कुत्ते को ज़्यादा महत्व देते थे पालने में। और नेक्स्ट बात करते हैं, बनाए गए दूसरे पशु भी थे। देखिए बनाए गए दूसरे भी पशु थे, जैसे भेड़ और ढोर। ढोर की बात करते हैं, जैसे कि बैल की बात करते हैं तो उसे ढोर कहा गया। ढोरों की बात करते हैं, ढोरों का बड़ा लाभ था। उस समय अगर देखा जाए तो ढोरों को बहुत ज़्यादा लाभ था, क्योंकि उनसे ना केवल भोजन मिल सकता था, ना केवल भोजन मिल पाता था, बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें उन्हें काम में लाया जा सकता था। तो जो ढोर हैं यानी कि जो बैल हैं उनका भी वे इस्तेमाल करने लगे थे। उनको यह पता चल गया था एक तरीके से कि अगर हमें जुताई करना है तो हमें एक तरीके से बैल की आवश्यकता पड़ेगी। तो वे एक तरीके से बैल का उपयोग करने लगे, यानी ढोर का इस्तेमाल करने लगे। और एक तरीके से बात करते हैं, गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई सामान पहुंचाना है तो उसको भी वे उपयोग में लाते थे। अब आइए बात करते हैं धातुओं की खोज के बारे में। आइए बात करते हैं धातुओं की खोज के बारे में बात करते हैं।
जब मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गया, जब मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गया और अन्न पैदा करने लगा, अन्न पैदा करने लगा यानी कि अनाज पैदा करने लगा, तो उसे सर्वप्रथम पेड़ों और झाड़ियों को काट कर या जलाकर जमीन साफ करनी पड़ी। जब मनुष्य एक तरीके से मनुष्य को ये पता चल गया कि हम अन्न पैदा कर सकते हैं, तो मनुष्य ने क्या किया, एक तरीके से झाड़ियों और पेड़ों पेड़ों को काट कर क्या हो गया, साफ करने लगा। यानी कि मनुष्य क्या करने लगा, एक तरीके से खेत बनाना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट बात करते हैं, इस काम में पहले दो आविष्कार हुए। इस काम में क्या हुआ कि पहले दो आविष्कार बड़े उपयोगी ही सिद्ध हुए। एक तो पहली बात करते हैं पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, और जिससे क्या किया जाता था, पेड़ और झाड़ियों को काटने में काम में लिया जाता था। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाने लगे, और जिससे क्या करते थे, पेड़ों को काटते थे और झाड़ियों को काटते थे। यानी कि जैसे खेत वगैरह अगर बनाना है तो वहाँ से झाड़ी काट देंगे, पेड़ काट देंगे तो उनका खेत बन जाएगा। और बाद में उसके जो ठूंठ हुआ करता था उसको भी जला देने पर ज़मीन पूरी तरीके से साफ हो जाती थी, और वह ज़मीन जो हुआ करती थी बिल्कुल खेती के लिए तैयार हो जाया करती थी। तो वे लोग फिर खेती के लिए एक तरीके से खेती भी तैयार कर लेते थे, खेत भी तैयार कर लेते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना बड़े ही परिश्रम का काम हुआ करता था, बड़ी ही मेहनत लगती थी, बिल्कुल सत्य बात है। आप सोचिए एक बार, अगर आपको कहा जाए कि पत्थर से आप पेड़ काटिए, तो आप कितने दिन में काट पाएंगे और कितना आप काट पाएंगे। पर क्या हुआ, एक तरीके से सौभाग्य से एक अन्य खोजों ने क्या किया, पेड़ों को एक तरीके से काटना आना आसान बना दिया। जब एक अन्य खोज हो गई, वो थी धातु की खोज, वो थी एक तरीके से धातु की खोज। जब मनुष्य ने धातु की खोज कर लिया, तो पेड़ों को काटना, झाड़ियों को काटना उसे आसान हो गया। क्योंकि पहले जो चीज़ें एक तरीके से पहले वो पत्थरों का उपयोग करता था, पत्थरों के औजार बनाकर पेड़ों को काटता था और एक तरीके से झाड़ियों को काटता था। लेकिन अब मनुष्य ने क्या कर लिया, धातुओं की खोज कर ली। और सबसे पहली धातु की खोज जो की थी, वो तांबे की खोज की थी। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी, तो तांबे की खोज की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बाद में क्या हुआ कि बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं भी मिलाई गई। बाद में क्या हुआ, मनुष्य ने क्या किया, एक तरीके से तांबे के साथ दूसरी भी धातु मिलाई। और जैसे कि रांगा, जस्ता या सीसा की बात करते हैं, और इन्हें मिलाने से मिश्र धातु बना लिया मनुष्य ने, और उसे क्या कहा गया, कांसा कहा गया। ठीक है, तो एक तरीके से कुछ किताबों में मिलता है कि मनुष्य ने क्या किया था, एक तो उसे पहली धातु के बारे में जानकारी हुई थी, तांबा। फिर उसको दूसरी धातु के बारे में जानकारी हुई थी, टिन। तो मनुष्य ने क्या किया, तांबा और टिन को मिलाकर क्या किया था, एक नई धातु बनाया था। वो नई धातु का नेम क्या था, एक तरीके से कांसा था। और कांसा जब प्रारंभ हुआ, तभी कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, जिसके बारे में आगे आप जानेंगे। जब एक तरीके से कांसे के बारे में जानकारी हो जाती है, यानी कि एक तरीके से जब एक नई धातु के बारे में जानकारी हो जाती है, तो उस समय के काल को कहा गया एक तरीके से, या उस समय के काल को कहा गया एक तरीके से कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, जिसके बारे में आगे आप जानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यह सब कैसे हुआ। देखिए, अब यहाँ पर हमारे मन में यह सवाल आता है कि भाई यह सब कैसे हुआ, जब मनुष्य को ये नहीं पता था कि भाई जानवरों को पाला जा सकता है या नहीं, या खेती की जा सकती है या नहीं, या एक तरीके से कपड़ा कैसे पहना जा सकता है। तो मनुष्य को कैसे यह पता चला कि एक तरीके से एक धातु को मिलाने से दूसरी धातु, एक धातु और दूसरी धातु को मिलाने से एक तीसरी धातु बन जाएगी। ठीक है, तो यह सब कैसे हुआ, कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किस प्रकार धातु तैयार की गई, या हमें मालूम नहीं है। यानी कि हम नहीं जानते हैं कि मनुष्यों ने इसको किस प्रकार से किया, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि मनुष्य ने एक नई धातु की भी खोज की थी, और वो नई धातु अपने आप से बनाई थी। वो थी कांसा, तांबा और टिन मिलाकर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है एक तरीके से धातु की छुरियां और कुल्हाड़ियां पत्थरों के औजारों से अधिक पैनी हुआ करते थे। बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, अगर धातु की सोचिए एक बार, जो धातु की छुरी होंगी यानी चाकू होंगे और कुल्हाड़ी होंगे, वो पत्थर के औजार से कहीं अधिक ज़्यादा पैने होंगे और बेहतर काम करने वाले होंगे। एक तरीके से ज़्यादा उससे काम लिया जा सकता है, और अच्छा से अच्छा उससे काम लिया जा सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि जिस युग में मनुष्य केवल पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, इसको समझिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, जिस युग में मनुष्य केवल पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, उस युग को क्या कहा गया? एक तरीके से पाषाण युग कहा गया। ध्यान रखिएगा, जब मनुष्य जिस युग में क्या हुआ, मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, उस युग को क्या कहा गया? एक तरीके से पाषाण युग कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस युग को क्या कहा गया? एक तरीके से पाषाण युग कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। या उसे पूरा पाषाण युग कहा गया है या नव पाषाण युग भी कहा गया है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है पाषाण युग किसे कहा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ना बता पाए। मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग 100% इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल 100% बता लेंगे कि भाई पूरा पाषाण युग क्या था, नव पाषाण युग क्या था। तो पत्थरों के काल की या पत्थरों के औजारों का जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो उस युग को क्या कहा गया? कि एक तरीके से नव पाषाण काल या नव पाषाण युग या पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण युग कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस युग में मनुष्य ने अपने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ, देखिए समझिएगा इसको, जब मनुष्य ने क्या किया? एक तरीके से छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातुओं के औजारों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उस समय को क्या कहा गया? उस काल को क्या कहा गया? ताम्र युग कहा गया, या एक तरीके से कांस्य युग कहा गया, या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से जब तांबा और पत्थर दोनों का एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, तो एक तरीके से ताम्र पाषाण युग कहा गया। देखिए, जब तांबा और पत्थर दोनों का युग चल रहा था, यानी जब मनुष्य तांबे का भी प्रयोग कर रहा था और पाषाण यानी पत्थरों का भी उपयोग कर रहा था, तो उस युग को क्या कहा गया? ताम्र पाषाण युग कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि सभी छात्रों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से भी कमेंट करके अपना आंसर लिख दें कि हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ भी मिली हुई हैं। भारत के कई ऐसे स्थान हैं भारत के कई ऐसे स्थान हैं उस युग की, आज भी हमें तांबे और कांसे की कुल्हाड़ियाँ वगैरह मिली हुई हैं। ऐसे कुछ स्थान हैं, जैसे कि बात करते हैं ब्रह्मगिरी जो मैसूर के पास है, यहाँ से हमें तांबे की एक तरीके से कुल्हाड़ियाँ या एक सॉरी तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ हमें मिली हुई हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए या चूड़ियाँ मिली हुई हैं, तो ब्रह्मगिरी जो है एक तरीके से मैसूर के पास है, वहाँ से मिली हुई है। और नौदा टोली एक तरीके से बात करते हैं, यानी कि जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो नौदा टोली की बात करते हैं, यानी कि नर्मदा नदी के तट पर जो स्थित है, यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और या छुरियाँ वगैरह हमें मिली हुई हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। ये किसी भी एग्ज़ाम में, देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए एनसीईआरटी आप सभी सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पहियों के बारे में, आइए समझते हैं मनुष्य को कैसे पहियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जैसे कि बात करते हैं, एक अत्यंत महत्व की खोज हुई थी, या एक अत्यंत महत्व की खोज हुई थी एक तरीके से चाक चाक या पहिया। सबसे पहले मैं आपको चाक बता देता हूँ, चाक क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं, वे उनके पास चाक होता है, जो एक तरीके से क्या होता है, पहिए की भांति ही घूमता है। तो उसी की बात की जा रही है, उसी को क्या कहा जा रहा है? चाक कहा जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी को क्या कहा जा रहा है? चाक कहा जा रहा है। ठीक है, या पहिया कहा जाएगा। पर कोई नहीं जानता, नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि पर कोई नहीं जानता है कि पहिए की खोज किसने की है। यानी कि किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि भाई पहिए की खोज किसने की और कहाँ की और कब की। मतलब इन सब सवालों के जवाब आज तक हमारे पास नहीं है कि पहियों की खोज या चाक की खोज किसने की, कौन किया, कहाँ किया और कब किया, हमें आज भी ये नहीं पता है। लेकिन बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, यदि हम बात करते हैं या इसके प्रगति के बारे में बात करते हैं, तो मनुष्य के जीवन में इसने सबसे ज़्यादा बदलाव किया। जैसे कि बात करते हैं एक तरीके से, इस खोज से अगर देखा जाए तो आदमी के जीवन में बहुत बड़ी तेज़ी से प्रगति हुई। तो इस खोज से क्या हुआ? आदमी के जीवन में बहुत बड़ी प्रगति हुई। पहिए या चक्र की आवश्यकता आज भी है।
बिल्कुल सत्य बात है, पहिए या चक्र की आवश्यकता आज भी है, फिर चाहे वह हाथ की घड़ी जैसे छोटी चीज़ के लिए ही क्यों ना हो। क्योंकि आप देखते हैं कि घड़ी में भी जो हाथ की घड़ी होती है, उसमें भी एक चक्र हमेशा चलता रहता है। या रेलगाड़ी जैसे बड़ी चीज़ों के लिए ही क्यों ना हो, पहिए का एक तरीके से इस्तेमाल या पहियों का उपयोग बहुत ज़्यादा है या इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं पहियों के बारे में। जैसे कि बात करते हैं पहिए के आविष्कार से क्या हुआ। देखिए पहिए के आविष्कार से पहिए के आविष्कार में क्या किया, जीवन को अनेक प्रकार से काफ़ी सुगम बना दिया। एक तरीके से अगर देखा जाता है कि जब पहियों के आविष्कार हुआ तो मनुष्य के जीवन को बिल्कुल सरल बना दिया। मतलब मनुष्य का जीवन बहुत ज़्यादा कुछ हद तक सरल हो गया। जैसे कि बात करते हैं कि पहियों के प्रयोग से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए तो पहले क्या होता था, पैदल जाता था या किसी पशु की पीठ पर बैठकर क्या होता था, वो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, एक तरीके से जब पहिए की खोज हो गई तब क्या हुआ, एक तरीके से अब वह ऐसी गाड़ी बना सकता था जिसे पशु खींच सकता था और जिसमें एक एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान मनुष्य जा सकता था। यानी कि आप देखिए कि पहिए का इस्तेमाल होने से मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया, मनुष्य ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। एक समय था जब मनुष्य पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था या किसी एक तरीके से किसी जानवर के पीठ पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। लेकिन अब क्या हो गया जब मनुष्य को पहिए के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य क्या करता है, एक तरीके से गाड़ी बनाना जान जाता है जिसे पशु खींच सकता है और उस पर एक से अधिक व्यक्ति बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते थे। मतलब कहने का मतलब है कि महान उपलब्धि है मनुष्य के जीवन की, एक महान उपलब्धि है मनुष्य के जीवन की, क्योंकि मनुष्य एक समय कुछ नहीं जानता था और आज मनुष्य कहाँ तक आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, पहिए ने भारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी सहायता दी, जो पहले संभव नहीं हुआ करता था। बिल्कुल सत्य बात है, पहले संभव नहीं हुआ करता था। जब कोई भारी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान उन्हें ले जाना होता था तो वे नहीं ले जा पाते थे। लेकिन जब पहियों का आविष्कार हो जाता है तो मनुष्य क्या करता है, चाहे जितनी भी भारी चीज़ें हों उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य ले जा सकता था। यानी कि अब मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा चाक के प्रयोग से, मैंने अभी बताया था ना, चाक के प्रयोग ने क्या किया, मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में भी योगदान दिया। चाक के प्रयोग ने क्या किया, एक तरीके से मिट्टी के भी बर्तन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आपने देखा कि पहियों के आविष्कार से मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया, मनुष्य ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रारंभिक गांव के बारे में। अब मनुष्य का जीवन जो होगा गांव, यानी कि अब मनुष्य क्या करेगा, एक तरीके से गांव बसाना शुरू कर देगा। यानी कि मनुष्य का जीवन जब स्थिर हो गया, अब वहाँ पर तमाम एक तरीके से परिवार बसेंगे और धीरे धीरे जो परिवार होंगे वे गांव में तब्दील हो जाएंगे। आइए समझते हैं एक बार की प्रारंभिक गांव के बारे में। आइए समझते हैं एक बार प्रारंभिक गांव के बारे में। जैसे कि बात करते हैं कि मानव का जीवन स्थिर होने पर मानव का जीवन स्थिर होने पर दूसरे कई परिवर्तन हुए। मानव के जीवन एक तरीके से स्थिर हो जाने से क्या हुआ कि कई परिवर्तन हुए। जब तक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक तरीके से भटकना पड़ा, तब तक उन्हें तब तब उन्हें पुरुषों स्त्रियों और बच्चों के बड़े समूह में रहना पड़ा। एक समय था जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, यानी कि भटकना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ कि मनुष्य एक तरीके से एक स्थान पर ही रहना शुरू कर देता है। ठीक है, एक समय था जब मनुष्य समूह में ही रहना पसंद करता था। क्यों रहना पसंद करता था, मैंने आपको बताया था, जानवरों के डर की वजह से क्या होता था, मनुष्य हमेशा समूह में रहना पसंद करता था और हमेशा समूह में रहते थे। जैसे उसमें पुरुष भी रहा करते थे, स्त्री भी रहा करते थे और बच्चे भी रहा करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, समूह के भीतर एक दूसरे को सुरक्षा सहायता मिलती थी और समूह के भीतर इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती थी। अगर किसी को एक तरीके से किसी भी प्रकार की सहायता हुआ करती थी तो एक दूसरे को वे लोग सहायता भी देते थे। अगली बात करते हैं कि जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने लगे, यानी अनाज पैदा करने लगे,
तो उनके बड़े समूह ही कायम रहे, उनके जो बड़े समूह रहे, समूह ही कायम रहे, यानी कि उसी हिसाब से बने रहे। परंतु काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक इकाइयाँ बन गई। अब क्या होने लगा कि मनुष्य के एक तरीके से काम के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी पारिवारिक इकाइयाँ बनती गई। एक गांव में कई परिवार बसते थे, बिल्कुल सत्य बात है। जैसे आज है वर्तमान में आप देखते हैं एक गांव में कई परिवार होते हैं। इसलिए क्या होता है कि एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती रही। एक गांव में अगर देखा जाए तो कई परिवार बसते थे और वे एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता भी देते थे। अब उन्होंने अपने लिए झोपड़ियाँ बनाई। अब उन लोगों ने क्या किया, मनुष्य ने अपने झोपड़ियाँ बनाई अपने लिए और जौ, चावल और गेहूँ उगाने लगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य ने किस प्रकार के अनाज को पैदा करना शुरू किया था या किस प्रकार के अनाज को वे उगाते थे। तो जौ, चावल या गेहूँ के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो जौ, चावल और गेहूँ के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे कि बात करते हैं कि एक तरीके से कृषि के साथ साथ यानी कि जौ, चावल, गेहूँ और अनाज के साथ साथ यानी कि बकरियाँ, भेड़ें और घोड़ तथा दूसरे पशु भी पालने लगे थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अब क्या करने लगा, अपना एक तरीके से स्थायी जीवन और अच्छे से जीने लगा। अब मनुष्य क्या कर रहा है, कृषि भी कर रहा है, कृषि के साथ पशुपालन भी कर रहा है। अब आपको पता चल रहा होगा कि मनुष्य का जीवन कहाँ आ गया। जैसे कि वर्तमान में आप देखते हैं कि हमारे किसान आज भी एक तरीके से क्या होता है कि वे खेती के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पशुपालन से भी उनकी इनकम होती है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, खेती से ही इनकम नहीं होती है, तो वे लोग पशु को भी पालते हैं, आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है पशुओं को भी बेच देते हैं और जिससे क्या होता है उनकी इनकम हो जाती है, वो उनका आय का साधन होता है। और जैसे कि बात करते हैं जो एक तरीके से हमारे किसान भाई होते हैं, आप जानते हैं कि भाई उनके पास एक तरीके से इतने पैसे नहीं होते कि वे दूध खरीद सकते हैं, वे घी खरीद लें, ठीक है, तो इसलिए वे पशुपालन भी करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं अगली कड़ी के बारे में। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसे गांव सारे भारतवर्ष में पाए गए हैं। तो जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पर ऐसे गांव सारे भारतवर्ष में पाए गए हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ रही हैं। पर नदियों की पर नदियों की पर नदियों की एक तरीके से, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, पर नदियों की घाटियों में पर नदियों की घाटियों में और समतल मैदानों में जहाँ जमीन अधिक उपजाऊ होती थी और उगाना जहाँ आसान होता था, वहीं पर उनकी तादाद ज़्यादा हुआ करती थी। यानी कि वे लोग वहीं रहना पसंद करते थे, वहीं एक तरीके से रहना पसंद करते थे, वहीं टिकना पसंद करते थे जहाँ पर एक तरीके से पानी की सुविधा अच्छी हो, जहाँ समतल मैदान हो, जहाँ पर उनकी एक तरीके से अच्छी कृषि हो सके, यानी कि वे फसल को अच्छा उगा सके, वहीं पर वे ज़्यादा पसंद करते थे रहना। और उनकी तादाद यानी कि उनकी जो तादाद हुआ करती थी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या बसी हुआ करती थी वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो नदी और घाटियों के बीच में ही रहा करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसे गांव के अनेक अवशेषों को खोज निकाला। जो हमारे एक तरीके से देखिए, हमारा एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जो क्या करता है, खुदाई करता है और इतिहास के बारे में जानकारी कलेक्ट करता है कि आज से हज़ारों साल पहले या 150 150 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह के लोग वहाँ पर रह रहे थे और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हमारे पास एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है और उसमें काम करने वाले लोगों को कहा जाता है पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो उन लोगों ने ऐसे तमाम गाँव के अवशेष खोज निकाला। नेक्स्ट बात करते हैं, इन स्थलों को देखकर हम बता सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह का जीवन बिताते थे। मतलब ऐसे स्थलों को हम देख ले, मतलब जो गांव एक पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसे गांव की खोज की है उन्हें हम देखकर बता सकते हैं कि किस तरह से वे लोग अपना जीवन जी रहे थे। यानी कि उस समय के लोग अपना जीवन किस तरह से जी रहे थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि गांव छोटे थे और झोपड़ियां एक दूसरे से सटी हुआ करती थी। जैसे कि अगर देखा जाए तो गांव छोटे हुआ करते थे और झोपड़ियां जो होती थी एक दूसरे से सटी हुआ करती थी।
एक दूसरे के नज़दीक रहने से क्या होता था, जंगली जानवरों से गांव की रक्षा हो जाती थी। एक दूसरे से नज़दीक इसलिए वे लोग रहते थे ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, यानी कि वे अपनी रक्षा कर सके किससे, जंगली जानवरों से। अगली बात करते हैं इसमें, यानी नेक्स्ट बात करते हैं, झोपड़ियों के क्षेत्र को संभवतः मिट्टी की दीवारें या कांटेदार झाड़ियों के बाढ़ से घेर दिया जाता था। जैसे कि बात करते हैं झोपड़ियों के क्षेत्र को संभवतः अगर देखा जाए तो या तो मिट्टी की दीवार से बनाते थे या कांटेदार झाड़ियों की बाढ़ से वे क्या करते थे, बाढ़ से क्या करते थे, उसे घेर देते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, खेत इस घेरे से बाहर होते थे। खेत की बात करते थे तो खेत इस घेरे से बाहर हुआ करते थे, यानी कि कहने का मतलब ही है जहाँ वे लोग रहते थे उससे थोड़ा दूर एक तरीके से उनका खेत हुआ करता था। जैसे कि अभी आमतौर पर अगर आप देखें, यानी कि जैसे आज होता है जहाँ आप लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा खेत वहाँ नहीं रहता बल्कि हमसे हमारे घर से दूर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आमतौर पर गांव खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंची भूमि पर भी बसा हुआ करता था। अगर देखा जाए तो गांव के बारे में बताया जा रहा है कि गांव जो होता था कुछ अधिक ऊंची भूमि पर हुआ करता था। खेत के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, खेत के बारे में यदि हम बात करते हैं तो खेत जो हुआ करता था एक तरीके से गांव से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे, सॉरी, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, झोपड़ियाँ घास फूस और छप्परों से ढकी जाती थी। झोपड़ियों के बारे में बात करते हैं तो ये झोपड़ियाँ जो हुआ करते थे वे कहीं ना कहीं एक तरीके से छप्परों वगैरह या घास फूस से ढकी हुआ करते थे। जैसे कि आज से अगर अगर देखें तो 20 से 15 से 20 साल पहले यदि आप चले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में एक तरीके से छप्पर के घर बने हुआ करते थे, और उन जो छप्पर बने हुआ करते थे वे कहीं ना कहीं जो एक तरीके से देखा जाए तो उसमें बाँस और अन्य प्रकार की चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा से परिदृश्य बदल गया, आप ज़्यादातर लोगों के पास पक्के मकान हैं, लेकिन आज भी अगर आप गाँव में जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश या राजस्थान या अगर एक तरीके से आप देखें मध्य प्रदेश है या बिहार, ऐसे कुछ राज्यों में जाते हैं तो वहाँ आपको ज़रूर देखने को इस तरह के घर मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आमतौर पर एक एक कमरे की ही होती थी। आमतौर पर अगर देखा जाए तो झोपड़ियाँ एक एक कमरे की ही हुआ करती थी। बल्लियों की टठरी बनाकर उस पर टहनियों और फूस भी बिछाई जाती थी, और झोपड़ियों में आग जलाकर उस पर खाना पकाया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, एक तरीके से झोपड़ियों में आग जलाकर क्या करते थे, खाना पकाते थे। रात के समय रात के रात के उसी समय चारों ओर परिवार के लोग सोते थे। रात के समय में अगर देखा जाए तो आपके भी चारों ओर परिवार के लोग सोते थे। क्यों सोते थे भाई? क्योंकि उन्हें एक तरीके से ठंड वगैरह ना लगे, इसलिए क्या होता था, बीच में आग जलते थे और आस-पास गाँव घर के लोग यानी घर के सदस्य क्या करते थे, सोते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब भोजन कच्चा नहीं बल्कि पका कर खाया जाता था। अब एक तरीके से मनुष्य क्या करने लगा, भोजन कच्चा ना खाकर बल्कि पका कर खाने लगा। मांस को आग में भून कर मनुष्य क्या करने लगा, मांस को खाने लगा। दो पत्थरों के टकराने के बीच दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था। देखिए, दो पत्थरों के बीच क्या होता था, अनाज पीसा जाता था। आटे की रोटियां बनाई जाती थी, और अतिरिक्त अनाज बड़े बड़े घड़ों या मर्तबनों, यानी कि एक तरीके से इसे भी घड़ा ही कहा जाएगा या इसे जार कह सकते हैं मर्तबानों को। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अतिरिक्त अनाज जब हो जाते थे, देखिए जब उनकी पैदावार यानी कि उनके खेत में अतिरिक्त अनाज जब एक्स्ट्रा एक तरीके से प्रोडक्शन या उत्पादन हो जाता था अनाज का, तो वे लोग क्या करते थे, बड़े बड़े घड़ों में रख देते थे, क्योंकि आगे चलकर उन्हें यूज करना होता था, जैसे कि आज वर्तमान में होता है। खाना पकाने के लिए अगर देखा जाए तो बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी। आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनते थे और बाद में धातु के भी बर्तन बनने लगे। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो मनुष्य क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में यदि देखा जाए तो मनुष्य क्या कर रहा था कि मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जब उसे धातुओं के बारे में जानकारी होती है तो वो धातु के भी बर्तन बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थी। देखिए, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जो मिट्टी के बर्तन बनाया जाता था वो स्त्रियों के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, और वे अपने हाथों में मिट्टी को गोल घड़ों वे क्या करती थी, मिट्टी की गोल घड़ों और कटोरों और तस्तरियों में क्या करती थी,
तश्तरियों में क्या करती थी, ढाल देती थी। फिर इन्हें क्या करती थी, वे लोग धूप में सुखा देती थी। फिर क्या करती थी, एक तरीके से धूप में सुखा देती थी, यानी कि उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। आगे चलकर क्या हुआ, सुखाए गए इन मिट्टी के बर्तनों को वे लोग क्या करते थे, भट्ठे या आवे में पकाया जाने लगा। भट्ठे आप लोग जानते हैं, जैसे कि बात करते हैं जहाँ ईंट बनाया जाता है तो उसे भट्ठा कहा जाता है, ठीक है। और उसमें इतनी ज़्यादा एक तरीके से क्या होता है, आग होती है कि अगर उसमें मिट्टी के बर्तन या कुछ भी चीज़ें डाला जाए तो वो कहीं न कहीं बिल्कुल, अगर मिट्टी के बर्तन डाला जाएगा तो एकदम पक जाएगा, एकदम मजबूत हो जाएगा। अगर कोई एक तरीके से जैसे लोहा वगैरह आप धातु डाल देंगे तो कहीं न कहीं वो गल भी सकता है, यानी कि गल जाएगा। इतनी एक तरीके से देखा जाए तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर एक तरीके से आँच होती है, यानी कि आग होती है उसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तब बर्तन इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में डालने पर भी नहीं गलते थे। अगर देखा जाए तो एक तरीके से पानी में डालने पर भी नहीं गलते थे। जब एक तरीके से बर्तनों को आग के भट्ठों में जब एक तरीके से पका लिया जाता था, तब उनको एक तरीके से पानी में भी डालने पर नहीं एक तरीके से गलता है। जैसे कि आपने देखा आज भी है, जो एक तरीके से ईंट होती हैं, भट्ठे के जो बने ईंट होते हैं, अगर आज भी उन्हें अगर आप पानी में डालते हैं तो कहीं वे गलते नहीं हैं, ठीक है। कच्चे ईंट की बात अलग होती है, लेकिन पक्के ईंट के आपने देखा है कि वो गलते नहीं हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, घर जो बनाते हैं पक्के ईंटों को बनाते हैं। और आगे चलकर चाक का इस्तेमाल होने लगा। आगे चलकर क्या हुआ, चाक का इस्तेमाल होने लगा तो चाक पर अधिक तेज़ी से बर्तन बनाने लगे, ठीक है। और ये बर्तन उसी प्रकार से बनते थे जैसे आजकल गाँव में बनाए जाते हैं। जैसे कि आजकल वर्तमान समय में अगर आप देखें कि बर्तन बनाए जाते हैं, वैसे ही उस समय भी बर्तन बनाए जाते थे। ताम्रपाषाण युग के कुम्हार कभी कभी अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन भी करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोगों की बात करते हैं, ताम्रपाषाण युग के कुम्हार की बात करते हैं, तो कभी कभी वे क्या करते थे, जो बर्तन हुआ करता था उस पर सुंदर चित्र बनाते थे। तो सुंदर चित्र बनाते थे, बिल्कुल। अगर आप घड़ी वगैरह इंटरनेट पर आप डाल कर देखें तो आपको पता चलेगा कितना चित्रकारी हुआ करता था, कितना बेहतर लगता था। और जिस तरह से आज भी हमारे कुम्हार भाई वगैरह जो होते हैं, वे भी कितना बेहतर बर्तन को बनाते हैं मिट्टी के। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आप डालकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आइए समझते हैं एक बार की एक तरीके से वस्त्र और आभूषण, किस प्रकार के वे वस्त्र और आभूषण पहनते थे, किस प्रकार के वे वस्त्र और आभूषण पहनना सीख गए थे। एक समय था जब मैंने आपको बताया था कि मनुष्य जो हुआ करते थे वे अपने वस्त्र के रूप में जानवरों की खाल वगैरह पहनते थे, पेड़ के पत्तों वगैरह को अपने बदन पर लपेटते थे। लेकिन आज समय बदलेगा, यानी कि समय बदला और मनुष्य क्या करने लगा, वस्त्र भी पहनने लगा और आभूषण यानी कि गहने वगैरह भी पहनने लगा। आइए समझते हैं इसके बारे में कि कैसे लोग आभूषण के कितने ज़्यादा शौकीन थे, यानी कि गहनों के लेकर कितने ज़्यादा शौकीन थे, जैसे वर्तमान में आप देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं ताम्रपाषाण युग का, मानव की बात करते हैं तो आभूषण और सजावट में बहुत ज़्यादा शौकीन था। जैसे कि बात करते हैं आज के युग ताम्रपाषाण युग में, मानव जो था आभूषण और सजावट का बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करता था, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अब मनुष्य को जंगली जानवरों और ख़राब मौसम के खिलाफ कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था। अब वो समय बीत गया, अब वो समय चला गया जो एक तरीके से जब मनुष्य का जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षशील था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कठिनाई में मनुष्य जी रहा था, ठीक है। अब मनुष्य का वो जीवन बीत गया, अब मनुष्य एक तरीके से जंगली जानवरों और ख़राब मौसम के खिलाफ उनसे भी नहीं डरते थे, ठीक है। अब उनका कठोर संघर्ष का जो जीवन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जैसे कि एक समय आएगा, अभी आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है, अभी बहुत एक तरीके से संघर्ष जो है बहुत बड़ा है। एक समय आएगा जब ये संघर्ष खत्म हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव है। या एक तरीके से आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको खुद में खुद एहसास होगा कि एक समय था जब मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आज वो टाइम है कि मैं किसी भी व्यक्ति को पढ़ा सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति को मैं इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह में पॉलिटी एक तरीके से इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आज जानते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल जीरो से आप शुरू कर रहे हैं। आइए समझते हैं इसी के बारे में, इसी के संदर्भ में नेक्स्ट चीज़ों के बारे में।
इसलिए मनाने और अपने स्त्रियों के लिए आभूषण बनाने के लिए उसके पास समय था। तो एक तरीके से आभूषण भी वे लोग बनाने लगे थे। स्त्रियां जो थी सीपियों और हड्डियों के आभूषण पहनते थे। सीपियां जैसे कि आपने देखा होगा, जो शंख होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा समुद्र में आपको दिखाई देते हैं। एक बार अगर आपको देखना होगा तो सीपियां आप डालकर देख लीजिएगा, नहीं तो पिछली वाली क्लास में हमने दिखाया था सीपियों के बारे में। ठीक है, नहीं तो आप इसी तरह ऐसे जैसे लिखा है ऐसे डाल देंगे इंटरनेट पर, आपको पता चल जाएगा, जो जिसे कौड़ी वगैरह भी कहा जाता। तो स्त्रियां क्या करती थी, सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी। अब क्या हो गया, एक तरीके से बालों में सुंदर कंघियां भी लगाया करती थी। अब बालों में सुंदर कंघियां भी लगाया करते थे। अब देखिए कि मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा। एक समय था जब मनुष्य शिकारी जीवन जी रहा था, एक समय था जब मनुष्य खाना बदोशी ज़िंदगी जी रहा था, जब मनुष्य को आगे के बारे में जानकारी नहीं थी, मनुष्य को पशु पालतू के बारे में नहीं पता, मनुष्य को एक तरीके से कृषि के बारे में नहीं पता था, मनुष्य को एक तरीके से औजारों के बारे में नहीं पता था। लेकिन एक समय आया, आज मनुष्य कहाँ पहुँच गया। दूसरी बात करते हैं अब कपड़े केवल पशुओं की खाल और पेड़ों की छाल और पत्ते नहीं होते थे। अब केवल पशुओं की एक तरीके से खाल ही नहीं पहनते थे, पेड़ों की छालों को ही नहीं पहनते थे, पत्तों को ही नहीं लपेटते थे, बल्कि मनुष्य के जीवन में एक नया बदलाव आया। और अब क्या होता है कि मनुष्य ने कपास के पौधे की रुई से सूत काटने लगा, और सूत काट कर क्या करने लगा, कपड़ा बनाने लगा। यानी कि कपड़ा बनाने लगा। अब यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, बुनने की विधि जो हुई, यानी कि एक तरीके से कपड़े की भी खोज मनुष्य ने कर लिया। एक समय था जब मनुष्य क्या कर रहा था कि पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्ते वगैरह लपेटता था, लेकिन आज समय आ गया है, यानी कि मनुष्य के जीवन में बदलाव आ गया है। मनुष्य ने खोज कर लिया है कि अब हम कपड़ा पहन सकते हैं। अवकाश का जब समय हुआ करता था, जैसे कि आज हमारा संडे का जब समय होता है, हम तो काम करते हैं, लेकिन जब इनका अवकाश का समय हुआ करता था, यानी कि जब छुट्टी का समय हुआ करता था, तब क्या होता था, एक तरीके से खेल और मनोरंजन में व्यतीत करते थे। तो ये अपना समय क्या करते थे, खेल और मनोरंजन में अपना जीवन या एक तरीके से समय को व्यतीत करते थे। यानी कि कहने का मतलब ये अपना जीवन बड़ा ही आनंदमय सुखमय ज़िंदगी जीवन जी रहे थे। यानी कि कितना बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे। ठीक है, आइए समझते हैं उस समय के समाज के बारे में। आइए समझते हैं समाज के बारे में। जब लोग खाना बदोशी का जीवन जब लोग खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गाँव में रहने लगे, जब मनुष्य क्या हुआ, एक तरीके से खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गाँव में रहने लगे, तब वे मनमानी नहीं कर सकते थे। अब देखिए मनुष्य एक तरीके से कंट्रोल भी होने लगा, अब मनुष्य नियंत्रित भी होने लगा। एक समय था कि मनुष्य नियंत्रित नहीं होता था, बस एक दूसरे के साथ रहते थे बस। लेकिन अब क्या हो गया, मनुष्य गाँव में रहने लगा। अब मनुष्य जब गाँव में रहने लगे या रहने लगा, तब वे मनमानी नहीं कर सकते थे, जैसे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आज वर्तमान में है। वर्तमान में आप देखते हैं कि गाँव में रहने वाला व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता, जैसे इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आपने देखा है अंतर जाति विवाह नहीं कर सकता है, क्योंकि गाँव में ही समाज है और समाज के नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो समाज हमें क्या कर देगा, हमारा बहिष्कार कर देगा। ठीक है, इसी तरह से इनके समय में भी था। आइए समझते हैं क्या था इनके समय में, किन किन चीज़ों के बारे में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। जैसे कि बात करते हैं उनके लिए आचरण नियम बनाना आवश्यक हो गया। जब क्या हो गया कि लोग गांव में रहने लगे, तब उन्हें मनमानी ना करने के लिए कहा गया, और यह आवश्यक हो गया कि एक तरीके से अब नियम बनाना चाहिए। यानी कि अब आचरण के नियम बनाना चाहिए, लोगों को कैसे रहना चाहिए, और दूसरे परिवारों और दूसरे समूहों के साथ रहने के लिए यह जरूरी था कि गांव में कोई कानून और व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अब लोगों को यह बात समझ में आने लगी अब लोगों को यह बात समझ में आने लगी एक तरीके से, कि यदि अब हम एक साथ रह रहे हैं तो हमारे पास कुछ न कुछ एक तरीके से कानून और व्यवस्था तो होनी चाहिए। यानी कि नियम और कायदे तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना नियम और कायदे के समाज नहीं चल सकता। या एक तरीके से आपने देखा है, ना तो कोई देश चल सकता है, ना ही संसार चल सकता है। जैसा कि बात करते हैं, सर्वप्रथम यही निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम हो।
अब यही निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम हो, और कुछ आदमी खेतों में काम करने जाते थे, जबकि कुछ ऐसे लोग थे जो पशुओं की देखभाल किया करते थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो खेतों में काम करने जाते थे, कुछ लोग थे जो क्या करते थे, पशुओं की देखभाल करते थे, या कुछ ऐसे लोग थे जो झोपड़ियाँ वगैरह बनाते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो औजार और हथियार वगैरह बनाते थे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, अब प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। यानी कि लोगों के मन में यह विचार आने लगा, लोग यह सोचने लगे, हम सभी लोग एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन हम सभी का कहीं न कहीं काम बँटा होना चाहिए, यानी कि श्रम का विभाजन होना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से कितने ऐसे लोग होंगे जो खेतों में काम करेंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो पशुओं की देखभाल करेंगे, जो झोपड़ियाँ बनाएँगे, और कुछ कितने ऐसे लोग होंगे जो औजार और हथियार बनाएँगे। आप सोचिए कि मनुष्य का जीवन कहाँ था, और मनुष्य का जीवन यहाँ तक आ गया कि मनुष्य यह निर्धारण करने लगा कि श्रम का विभाजन कैसा होना चाहिए। यानी कि काम कैसा बाँटना कै काम को कैसे काम कैसा होना चाहिए, और एक तरीके से गाँव में कैसे नियम और व्यवस्था होना चाहिए। यानी कि नियम और कायदा भी मनुष्य अब बनाना सीख रहा है। जैसा कि बात करते हैं, पुरुष के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थीं। देखिए, जैसे वर्तमान की व्यवस्था में आप देखें कि पुरुष के साथ-साथ स्त्रियां भी काम करती हैं, उस समय भी एक तरीके से पुरुषों के साथ स्त्रियां भी काम करती थीं। नेक्स्ट बात करते हैं, पशुओं की देखभाल करती थीं, और साथ-साथ क्या होता था कि पशुओं की देखभाल भी करती थीं। और कुछ स्त्रियां जो थी एक तरीके से सूत काटती थी। कुछ स्त्रियों का काम था सूत काटना या काटना, और एक तरीके से कपड़ों को बुनना। कुछ स्त्रियां क्या करती थी, सूत काटती थी और एक तरीके से काटती थी या काटती थी, और कुछ स्त्रियां क्या करती थी, एक तरीके से कपड़ों को बुनती थी। कुछ का काम ये था कि मिट्टी के बर्तन बनाना। कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिन्हें एक तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाने का भी काम दिया गया था, यानी कि वे मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं स्त्रियां नेक्स्ट बात करते हैं, स्त्रियां बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी। जैसे कि बात करते हैं, स्त्रियां जो बर्तन बनाती थी, वे कुम्हार के चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि वे अपने हाथ से बनाती थी, अपने हाथों से हो सकता है। केवल मनुष्य ही चाक पर बर्तन बनाते थे। अगर देखा जाए तो मनुष्य ही क्या करता था, केवल मनुष्य ही क्या करता था, चाक पर बर्तन बनाते थे। कौन क्या काम करे, नेक्स्ट बात करते हैं, काम कौन कौन क्या काम करे, इसका निर्णय सारा गांव मिलकर करता था। अब देखिए, अब मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि पूरा गांव एक साथ मिलकर अब एक तरीके से काम का निर्धारण भी करने लगा। काम को भी निर्धारित करने लगा कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के काम को करेगा। फिर भी गांव में एक ऐसे नेता या मुखिया की आवश्यकता थी। अब मनुष्य को यह पता चलने लगा कि हमारे गांव को पूरी तरीके से एक तरीके से नियंत्रण करने, या एक तरीके से हमारे पास पूरे गांव में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बात सभी लोग माने। तो फिर क्या होने लगा, एक तरीके से गांव के लोगों ने क्या किया, गांव के सबसे वृद्ध आदमी को ही घर वहाँ का मुखिया बनाना शुरू कर दिया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो मुखिया की जो प्रथा है, जो यानी कि जैसे कि ग्राम प्रधान या सरपंच की बात करते हैं, या कोई आज की प्रथा नहीं है, यह सदियों साल पहले से चली आ रही है गांव के। लेकिन उस समय क्या हुआ करता था, गांव के सबसे वृद्ध आदमी को ही मुखिया बनाया जाता था। लेकिन आज क्या होता है, जनता जिसे चुनती है, जैसे कि आप देखते हैं ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है, तो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होता है, वही एक तरीके से ग्राम पंचायत एक तरीके से मुखिया होता है, यानी ग्राम प्रधान होता है, और उसी की बात सब ज़्यादातर मानते हैं। ठीक है, वैसे तो उतना ज़्यादा आप मानते नहीं हैं, आप समझ लीजिए, तो आप जानते ही हैं मैं उसमें क्या बताऊँ। उसे ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता था, यानी कि उनका मानना ये था कि जो सबसे वृद्ध आदमी होगा उसके पास सबसे ज़्यादा अनुभव होगा, और एक तरीके से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा। तो गांव के लोगों को एक तरीके से मुखिया बनाना, गांव के सबसे वृद्ध आदमी को मुखिया बनाना भी मनुष्य जान गया।
यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि मनुष्य अब इतना जान गया कि एक तरीके से गांव में कैसे लोगों को काम करना चाहिए, किसको क्या काम होना चाहिए, स्त्रियों को क्या काम होना चाहिए, पुरुषों के क्या काम होना चाहिए और भी अन्य लोगों को क्या काम होना चाहिए। अगर गांव को अच्छे से बनाए रखना है, गांव में शासन व्यवस्था या गांव की व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मुखिया को भी चुनना पड़ेगा, एक मुखिया भी हमारे गांव में होना चाहिए। आप सोचिए कि मनुष्य का जीवन कहाँ था और आज मनुष्य का जीवन कहाँ आ गया। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं धर्म के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं धर्म के बारे में, आइए बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं धर्म के बारे में, यदि हम बात करें तो कुछ जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए पहेली बने हुए थे। जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए एक तरीके से पहेली बने हुए थे। जैसे देखिए, आप सोचिए पहले धर्म नहीं था, लेकिन एक समय आएगा जब धर्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक समय था जब मनुष्य को धर्म के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, उसे धर्म के बारे में भी जानकारी होगी। कैसे देखिएगा कि मनुष्य के जीवन में धर्म आगमन लेता है, कैसे मनुष्य एक तरीके से धीरे धीरे कर्म कांडों में जुड़ जाता है, कैसे कैसे धीरे धीरे मनुष्य एक तरीके से अंधविश्वासों में जाना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि प्रारंभ कर देता है। आइए समझते हैं इसी से चीज़ों के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, मनुष्य को यहाँ तक ये नहीं पता था कि सूर्य हर रोज सूर्य क्यों निकलता है और शाम को क्यों डूब जाता है। सोचिए एक बार, जब मनुष्य को ये नहीं पता था, मनुष्य को एक समय था जब उसे ये नहीं पता था सूर्य हर रोज सुबह क्यों निकलता है और शाम को एक तरीके से शाम को क्यों डूब जाता है, तो उसे कैसे धर्म के बारे में पता हो रहा होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। नींद व स्वप्न जन्म, विकास और मृत्यु की समझ के बाहर थे। इन्हें ये नहीं पता था नींद क्यों आती है, इन्हें ये नहीं पता था स्वप्न में नींद में कैसे स्वप्न आते हैं, जन्म कैसे क्यों होता है लोगों का और विकास कैसे होता है और कैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये सब सारी चीज़ें मनुष्य को कुछ भी नहीं पता है, ये समझ के परे था। मनुष्य के जीवन, मनुष्य के सब बुद्धि से अगर देखा जाए तो बिल्कुल परे था। क्या कारण है, ये लोग यहाँ तक ये नहीं जानते थे क्या कारण है कि हर साल भी ऋतुओं बराबर समय में आती हैं और बराबर समय में चली जाती हैं, यानी कि ऋतुओं का आगमन अपने समय पर होता है और अपने समय में चली जाती हैं। और मनुष्य के मन में एक प्रश्न और भी था, आखिर मृत्यु होने के बाद मनुष्य का क्या होता होगा। इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक तरह के प्रश्न जरूर रहा करता था, भाई आखिर मृत्यु हो जाने के बाद मनुष्य का जीवन में क्या होता था, यानी कि मृत्यु होने के बाद मनुष्य का क्या होता है। जैसे कि बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, यदि हम बात करते हैं तो मनुष्य मृत्यु से डरता था। मनुष्य जो थे एक तरीके से मृत्यु से डरते थे, और वे इसलिए भी डरते थे, जैसे बिजली की कड़कड़ाहट और भूकंप से भी डरते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि बिजली चमक रही है, बिजली कड़कड़ा रही है और भूकंप आ रहे हैं, क्या कारण है, उन्हें नहीं पता था। उन्हें इस सब सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। बिल्कुल वे अनभिज्ञ लोग थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। कुछ लोगों ने इन सवालों के बारे में दूसरों की अपेक्षा अधिक सोचा। कुछ लोगों ने क्या किया कि केवल इन्हीं सवालों में उलझे नहीं रहे, बल्कि कुछ लोग इनसे परे सोचे, इनसे ज़्यादा सोचा, और उन लोगों ने उत्तर सुझाए। उन लोगों ने उत्तर निकाला कि आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने के लिए भेजता है या अनुमति देता है। देखिए, अब यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। जब मनुष्य के कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब मनुष्य में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अन्य लोगों के, सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक सोचते हैं, और वे एक नया तर्क देते हैं कि आकाश में एक देवता था। आकाश में एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन एक तरीके से भेजता है, यानी यात्रा करने के लिए भेजता है या अनुमति देता है, और एक तरीके से सूर्य अपने समय पर आता है और सूर्य अपने समय पर चला जाता है। धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई। अब देखिए समझिएगा, सूर्य के बारे में उत्तर मिल गया। धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई जो फसलों और पौधों से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। यानी कि धरती की बात करती हैं, धरती को कल्पना, यानी कि धरती को माँ मान लिया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, धरती को माँ मान लिया जाता है, यानी कि माता मान लिया जाता है कि धरती क्या कर रही है, फसल का जो उत्पादन कर रही है, फसलों या पौधों को जो हमें दे रही है, वो हमें अपना बच्चा समझ रही है और हमें हमारा पालन पोषण कर रही है।
और यदि हर सुबह सब सुबह सूर्योदय होता रहे और धरती फसल पैदा करती रहे तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देकर भी स्तुति गान से संतुष्ट करना जरूरी था। अब मनुष्य यह कहने लगा, मनुष्य के मन में यह आने लगा, यदि हमें एक तरीके से क्या करना है कि एक देवता को मनाना है, यानी कि आकाश के देवता को मनाना है और धरती माता को मनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हम बलि देकर भी क्या कर सकते हैं, उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। अब धरती माता की बात करते हैं तो एक तरीके से इन्हें मातृ देवी की मूर्ति रूप में पूजा जाने लगा। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी। तो मातृ देवी के रूप में अगर देखा जाए तो जो धरती माता है उन्हें मातृ देवी कहा गया। ध्यान रखिएगा, जो धरती माता है उन्हें ही मातृ देवी कहा गया। अब उनकी छोटी मूर्तियां बनाई जाने लगी और हर जगह इनकी पूजा होने लगी। अब क्या होने लगा, एक तरीके से सब जगह यानी कि सर्वत्र जगह इनकी पूजा होने लगी। इस प्रकार कुछ व्यक्ति चमत्कारी हो गए और ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ व्यक्ति उसी में से निकले और चमत्कारी हो गए और वे दावा करने लगे, वे क्या करने लगे, एक तरीके से दावा करने लगे कि वे मौसम पर भी काबू पा सकते हैं और बीमारी भी किसी प्रकार की है तो उसको हम अच्छा कर सकते हैं, यानी कि अच्छे कर सकते हैं। अब इसी में से कुछ ऐसे लोग निकलते हैं और वे बताते हैं कि चमत्कार हो सकता है। हम अब हमारे एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर बरसात ज़्यादा हो रही है तब भी हम मौसम को एक तरीके से बरसात कम कर सकते हैं, या बारिश नहीं हो रही है तो हम बारिश को ला सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। यानी कि तमाम तरह की जो नुकसान है उसके लोगों की हम रक्षा कर सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, इसी क्रम में क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ, एक तरीके से पुरोहितों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया। अब इसी वर्ग में क्या होता है, बाद में पुरोहितों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाता है जो समूचे समाज की ओर से यज्ञ करता था। अब यह क्या होने लगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, अब समाज में एक तरीके से क्या हो जाता है, अब समाज में क्या होता है, यज्ञ और कर्मकांड और मंत्रों का ज्ञान होने लगता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ धर्म संकेत दिखाई देने लगा है। कहीं ना कहीं अब लोगों की आस्था जुड़ने लगी है। कहीं ना कहीं लोग एक तरीके से प्रकृति से, नेचर से कहीं ना कहीं भी अपना संबंध बनाना शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं अब उन्हें लगता है कि जो कुछ भी होता है वो आकाश या धरती माता के द्वारा होता है और हमें उनकी उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। अब उन्हें हमें क्या करना चाहिए, एक तरीके से संतुष्ट करना चाहिए। अब मनुष्य के मन में ऐसी बातें आने लगी। जैसे कि बात करते हैं, मृत्यु एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा समझी जाती थी जहाँ से कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता है। तो एक तरीके से मृत्यु को एक ऐसे अन्य लोक की ये यात्रा समझते थे जहाँ से कोई भी वापस नहीं लौट सकता है, जो कि सत्य बात है, वो आज भी है। इसलिए जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती थी तो कब्र में या समाधि में समाधि बनाकर उसे जमीन में लोग गाड़ देते थे। तो इनको इस बात की जानकारी होने हो गई अब एक तरीके से, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो अब यह दोबारा नहीं आएगा। लेकिन एक समय था जब मनुष्य की डेथ हो जाती थी तो इनको नहीं पता चल पाता था कि भाई आखिर में उनकी डेथ क्यों हुई है, क्या वे दोबारा जीवित हो सकते हैं कि नहीं। उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उन्हें यह बात की जानकारी हो गई कि अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अब दोबारा नहीं आएगा। यानी कि अब मनुष्य देखिए एक तरीके से समाधि बनाना शुरू कर दिया, अब कब्र को बनाना शुरू कर दिया, यानी कि एक तरीके से कब्र बनाने की जानकारी प्राप्त हो गई। यानी कि अब मनुष्य की डेथ होगी तो उसे समाधि या कब्र में दफनाया जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ एक बातें और समझ में आ रही होंगी, आप लोगों को एक तरीके से और संकेत मिल रहा होगा कि समाधि का अगर देखा जाए, कब्र का अगर देखा जाए तो कैसे कब्र की शुरुआत होती है, तो यहीं से शुरुआत होती है। इसी काल में ही एक तरीके से मनुष्य के जीवन में समाधि और कब्र के बारे में मनुष्य को पता चलता है, या मनुष्य के जीवन में शुरुआत होती है। अब मनुष्य को पता चलता है कि कब्र का कितना महत्व है, यानी कि समाधि का कितना महत्व है, कि भाई अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसे कब्र में दफना दिया जाना चाहिए या समाधि बनाकर उसे ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनकी एक अलग ही धारणा हुआ करती थी। जैसे कि क्या होता था, जब कोई बच्चा मर जाता था, जब किसी बच्चे की डेथ हो जाती थी तो वे लोग क्या करते थे, उसके शव को एक बड़े घड़े में रख कर गाड़ देते थे। वे लोग क्या करते थे, जो बच्चा हुआ करता था, अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती थी तो उसको एक घड़े में रखा जाता था और उसे गाड़ दिया जाता था। कभी कभी
समाधि स्थल को कभी कभी अगर देखा जाए तो समाधि स्थल को बड़ी बड़ी प्रस्तर या शिलाओं से भी घेर दिया जाता था। कभी कभी तो क्या होता था, एक तरीके से बड़ी बड़ी प्रस्तर या शिलाओं से घेर दिया जाता था। देखिए इसको समझ लीजिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एक तरीके से कब्र हुआ करता था उसको पत्थरों से चारों ओर ढांक देते थे, यानी कि बीच में कब्र हुआ करते थे, चारों ओर से ढांक देते थे। ऐसा वे लोग करते क्यों थे? क्योंकि उन्हें पता था कि जानवर आएंगे क्या करेंगे, खोद कर शव को निकाल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं मृत शरीर को निकाल सकते थे, इसीलिए वे लोग ऐसा करते थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि मनुष्य के दिमाग में एक और बातें आती हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक तरीके से शव के साथ, यानी कि कह सकते हैं मृत शरीर के साथ बर्तन, मनके और तथा अन्य ऐसी चीज़ें भी समाधि में रखने लगे, और जिन्हें ग्रामवासी मरे हुए मनुष्य के लिए यात्रा में जरूरी समझते थे। उनको लगता था कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके लिए उनके यात्रा में कुछ ना कुछ चीज़ें रख दिया जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं उनको सहायता करेंगे। जैसे कि आज भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अगर उसे जलाया नहीं गया, अगर उसको उसको समाधि उसकी समाधि बनाकर रखी गई तो उसमें बहुत सारी सामग्री रख दी जाती है। जैसे वो किसी प्रकार की चीज़ें वगैरह खाता है, कोई चीज़ें उसे पसंद होती है तो मनुष्य को ऐसा लगता है कि उन चीज़ों को रख देता है। ठीक है, ऐसा जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार लगेगा तो देख सकते हैं कहीं पर ऐसी चीज़ें होती हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य की संस्कृति, रहन सहन का ढंग और या व्यवहार का तरीका उस आदिम व्यवस्था से काफ़ी आगे बढ़ गया। अब क्या हो गया एक तरीके से अब क्या हो गया एक तरीके से मनुष्य की संस्कृति, रहन सहन का ढंग या व्यवहार का तरीका बिल्कुल आदिम अवस्था से काफ़ी आगे हो गया। एक समय था जब मनुष्य आदिम या आदि मानव जिंदगी जी रहा था, अब उससे काफ़ी ज़्यादा परे हो गया। जब मनुष्य खाना बदोशी ज़िंदगी जी रहा था, तो हर रोज़ भोजन जुटाता था। अब उसके पास रहने के लिए स्थायी जगह हो गई, और वह अपने गांव में काफ़ी सुरक्षित था। अब वो अपने गांव में बिल्कुल सुरक्षित रहने लगा। अब देखा जाए तो वह अपनी जीवन पद्धति में सुधार कर रहा था। देखा जाए तो मनुष्य अपनी जीवन की पद्धति में दिन पे दिन सुधार करते जा रहा था। आप सोचिए कि एक समय था जब मनुष्य को कुछ नहीं पता था। अब आप 2 क्लासेस देखने के बाद, ये दोनों क्लासेस देखने के बाद ये मान के चलिए आपका बेसिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरीके से आपको ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एक अच्छी समझ बन जाएगी। और चीज़ें बनाने के नए तरीके खोज रहा था। अब मनुष्य धीरे-धीरे क्या कर रहा है कि नई चीज़ों को भी बनाने के तरीके खोजने लगा। ऐसे तरीके से जो उसके जीवन को अधिक सुखमय और सुगम बना सके। मतलब मनुष्य उन चीज़ों को भी खोज करने लगा जिससे उसका जीवन अधिक सुखमय हो सके और उसका जीवन बिल्कुल सुगम बन सके। परंतु अभी भी उसके जीवन में एक चीज़ का अभाव था, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी भी उसके जीवन में एक चीज़ का अभाव था, यानी कि एक चीज़ की कमी थी, जिसके कारण वह तेज़ी से उन्नति करने में असमर्थ था। वह तेज़ी से उन्नति इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मनुष्य लिखना नहीं जानता था। मनुष्य को लिखने के बारे में जानकारी नहीं थी। मनुष्य को क्या नहीं पता था, तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य को लिखना नहीं जानता था, यानी कि लिखने के बारे में नहीं पता था, जिसके वजह से वह अपनी उन्नति आगे नहीं कर पा रहा था। कहीं न कहीं इन चीज़ों के अभाव की वजह से वो पीछे रह जा रहा था। वह अपने बच्चों को वह अपने बच्चों को यह तो सिखा सकता था कि कैसे फसल उगाई जाए और पशु कैसे पाला जाए या बर्तन कैसे बनाया जाए, परंतु वह अपने ज्ञान को नहीं लिख सकता था। मतलब वह अपने ज्ञान को नहीं लिख सकता था कि भाई कैसे क्या-क्या हुआ है। उसने लिखने का ज्ञान आगे चलकर उसे सॉरी उसे लिखने का ज्ञान आगे चलकर तब हुआ जब नगरों का जन्म होता है। जब आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप देखेंगे, यानी कि जब नगरों का जन्म होता है तब एक तरीके से क्या होता है, मनुष्य को लिखने का जानकारी हो जाती है, यानी कि लिखने के बारे में जानकारी हो जाती है। लेकिन अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, आप लोग जाइएगा नहीं। ठीक है, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए क्लास से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। क्लास से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट मैं समय लूँगा। ठीक है, देखिए बेहतर समझाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। अगर मैं इसे चाहता तो बड़ा स्पीड में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत जल्दी से अगर कोई चीज़ें ख़त्म करो तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती और दोबारा आपको पढ़ना पड़ता है या दोबारा उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है दोबारा-तिबारा। आपका एक काम ये है कि देखिए आपका काम ये है कि जब आपको वीडियो शेयर की मतलब सॉरी जब आपको पीडीएफ शेयर किया जाए तो आप पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे। यानी कि क्लास को एक बार फिर से देख लेंगे, भले ही स्पीड में आप देख लेंगे लेकिन एक बार और देखेंगे। 2 बार वीडियो को आपको देखना है, 2 बार क्लास को आपको देखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1 महीने बीतने के बाद फिर या एक जैसे 10-15 दिन बीत जाए तो फिर से पीछे से धीरे-धीरे क्लास आप देखते आइए। जैसे आप इस तरह से चीज़ें करते आएँगे तो एक समय आएगा जो पूरी हिस्ट्री आपको पूरी तरीके से याद होगा, पूरी एनसीईआरटी पूरी तरीके से आपको याद रहेगी। आइए समझते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट चीज़ों के बारे में जो अन्य चीज़ें इसमें दी गई हैं। नवपाषाण युग अथवा खाद्य उत्पादन की अवस्था खाद्य उत्पादन यानी फूड प्रोडक्शन की अवस्था ऐसा समय था जब मनुष्य के जीवन का ढंग पूरी तरीके से बदल गया। ठीक है, ये पहले की कहानी है। ठीक है, मैं उसमें बताने चाहता था लेकिन क्या था कि वो वायर कट जाता इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, लेकिन इसको समझ लीजिए। देखिए अगर देखा जाए जब मनुष्य के जीवन का ढंग पूरी तरीके से बदल गया, इसके पहले मनुष्य जानवरों का शिकार करता था। इसके पहले क्या था, एक तरीके से मनुष्य जानवरों का शिकार करता था, जंगली पौधों को जमा करता था, जंगली पौधों को जमा करता था और जीवन के नए ढंग में उसने मनुष्य को पालतू बनाना और पौधों की खेती करना शुरू कर दिया था, जो कि आपने पढ़ ही लिया है। सबसे पहले शायद कुत्ते और बकरी और भेड़ को पालतू बनाया था, तो इस बात ध्यान रखिएगा। नवपाषाण युग में मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी चीज़ों को पालतू बनाया था, तो कुत्ते बकरी और भेड़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। कुत्ते बकरी भेड़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पौधों में अगर देखा जाए तो गेहूं और जौ के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो पौधों में गेहूं और जौ पैदा किए जाने वाले सबसे पुराने अनाज थे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पुराने अनाज में देखा जाए तो गेहूं और जौ थे। तो गेहूं और जौ थे। अगर जानवरों में अगर देखा जाए तो कुत्ते बकरी और भेड़ वगैरह हुआ करते थे। इसके लिए आदमी का कुछ निश्चित क्षेत्र में बस जाना आवश्यक था। तो इसके लिए उसे कुछ निश्चित क्षेत्र में बस जाना बहुत ही आवश्यक था और इससे गांव किसान समुदाय का विकास हुआ। और इससे क्या हुआ, एक तरीके से गांवों का विकास हुआ, किसानों और समुदायों का विकास हुआ। मुझे लगता है अब आपको और अच्छे समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, आदमी को भूमि साफ करने के लिए, खेती करने के लिए, ज़मीन तैयार करने के लिए कुछ खास किस्म के औजारों की भी ज़रूरत पड़ी। भाई एक तरीके से आदमी को भूमि साफ करना है, जैसे कि पेड़ पौधे काटना है, झाड़ियाँ वगैरह काटना है, ज़मीन तैयार करना है, तो उसे कुछ खास किस्म के औजारों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसे अतिरिक्त अनाज को जमा करने के लिए, कुछ तरल चीज़ों को रखने के लिए बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन ज़रूरतों के लिए उसे मिट्टी के बर्तन बनाने पड़े। तो इन ज़रूरतों के लिए मनुष्य ने क्या किया, मिट्टी के बर्तन भी बनाए। और सबसे पुराने बर्तन टोकरियों में मिट्टी के लेप लगाकर बनाए जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, सबसे पुराने बर्तन में अगर देखा जाए तो पहले क्या करते थे, टोकरियाँ हुआ करती थी और उसमें लेप लगा देते थे, मिट्टी का लेप लगाते थे, तो जिससे वो बर्तन बनकर तैयार हो गया। आगे चलकर टोकरियों के बिना ही बर्तन बनाने लगे, यानी कि सीधा मिट्टी से क्या होने लगा, बर्तन बनाने लगे। आइए समझते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, बस इतना ही है, इतना ही देखना है। आइए समझते हैं इसके बारे में। सामने के पृष्ठ पर खाद्य उत्पादक यानी फूड प्रोडक्शन अवस्था के मानव के कुछ औजारों और कुछ अन्य चीज़ें दिखाई गई। ये चीज़ें भारत के विभिन्न स्थलों से मिली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो जो औजार वगैरह हैं, ये आपको एक तरीके से भारत के विभिन्न स्थलों से मिली हुई हैं। ठीक है, तो भारत के विभिन्न स्थलों से मिली हुई हैं। जैसे कि समझते हैं, यहाँ पर एक वजनदार डंडा था। एक वजनदार डंडा था जिसका ज़मीन खोदने के लिए काम होता था। और इस औजार में डंडे के ऊपरी हिस्से में एक गोला पत्थर डाला जाता था
और दूसरा सिरा बहुत ज़्यादा नुकीला हुआ करता था। दूसरा सिरा जो हुआ था नुकीला हुआ करता था और नुकीले सिरे से ही ज़मीन में छेद बनाया जाता था और जिससे क्या करते थे, बीज बोते थे। तो इसको आप देख लीजिए। आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक वज़नदार डंडा जिसमें एक तरीके से पत्थर की कील है। देखिए एक बार, ये देखिए, जिसमें एक तरीके से पत्थर है और नीचे नुकीला है और इसी को खोद कर वे लोग क्या करते थे, एक तरीके से बीज वगैरह बोते थे। तो बीज को बोने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें वे लोग रखते थे। ऐसे औजार उनके पास हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। फसल काटने के लिए अगर देखा जाए तो फसल काटने का हंसिया, फसल काटने के हंसिया के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे इसके बारे में चलो देख लेते हैं, पूरी बात तो फिर देखते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो लकड़ी के घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे छोटे धार चिप्पड़ फंसाकर यह औजार बनाया जाता था। तो जैसे कि अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर आप हंसियों को भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हंसियाँ भी बनी हैं और पत्थर के छोटे छोटे एक तरीके से चीज़ें चिप्पड़दार यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्या करते थे, इससे फसल वगैरह काटते थे। एक कुल्हाड़ी होगी, आगे चलकर आप देखेंगे अभी कुल्हाड़ी। ठीक है, तो कुल्हाड़ी भी आप देख लीजिए। ये यहाँ पर आप देखें तो एक तरीके से ओखली टाइप है, ये सिलबट्टा है। ठीक है, एक तरीके से घड़ा है, बर्तन है। ठीक है, ये टोकरी है, ये भी एक तरीके से घड़ा वगैरह है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने देख लिया है। आइए एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुल्हाड़ी। इसका इस्तेमाल पेड़ों को काटने या छाँटने के लिए किया जाता था और औजार कठोर बर्तन से बनाया जाता था। इसकी इसकी खपचियाँ निकाल कर इसकी धार बनाकर इसे लकड़ी के एक डंडे में फंसाया जाता था, जो कि हमने अभी आपको दिखा दिया। सिल और बट्टा की बात कर लेते हैं तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे। तो सिल और बट्टा की बात कर लेते हैं तो एक तरीके से इसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए करते थे। तो इसका इस्तेमाल क्या करते थे, अनाज पीसने के लिए करते थे। तो इसका इस्तेमाल अगर आप देखें तो एक तरीके से अनाज पीसने के लिए लोग करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट बातें देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन एक कटोरे की पेटी में चटाई के काम के चिन्ह भी दिखलाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास किया। तो एन के दो क्लास है, दोनों क्लास को आप देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों क्लास आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहली और दूसरी क्लास दोनों देख लीजिएगा। वैसे तो अब आपको सारी क्लासेस देखना है, क्योंकि अब आप एक कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कि आज आप आधे देखें, कल आप आधे देखें। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।